हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 13 प्लांट ग्रोथ का पार्ट थर्ड। अगर अभी तक आपने पार्ट सेकंड विजिट नहीं किया है तो इस कार्ड पर क्लिक करके पार्ट सेकंड कर सकते हैं। पार्ट सेकंड में अपने ऑक्सिन हार्मोन के बारे में स्टडी की थी और पार्ट थर्ड को अपन स्टार्ट करते हैं जिब्रेलिन से। तो डिस्कवरी ऑफ जिब्रेलिन रिलेटेड टू डिजीज इन राइस। एक्चुअल में देखो, राइस में एक डिजीज होती थी जिसकी वजह से प्लांट जो है वो अननेसेसरीली टॉल हो जाते थे, उनमें फ्लावर नहीं लगते थे और फ्लावर नहीं लगने की वजह से फ्रूट और सीड भी नहीं बनते थे। और ये डिजीज जो है इसे बकेने डिजीज कहा गया और फुलिश सीडलिंग डिजीज कहा गया। मतलब अब नॉर्मली ग्रो तो हो रहा है लेकिन ना तो फ्लावर लग रहे हैं, ना सीड और ना फ्रूट, कुछ भी नहीं बन रहा। ठीक है, बाद में पता चला कि ये जो डिजीज थी वो किसकी वजह से हो रही थी, जिब्रेला फुजिकुराई की वजह से। फिर क्योरासावा करके एक साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या किया, इस जो ये फंगस थी, कौन सा फंगस का नाम अच्छे से याद रख रहे हैं, जिब्रेला फुजिकुराई। क्या नाम था फंगस का? जिब्रेला फुजिकुराई। तो क्योरासावा करके साइंटिस्ट है, उन्होंने इससे एक्सट्रैक्ट किया केमिकल और उसको जो जूस जो था उसको जब प्लांट के ऊपर गिराया तो पता चला कि उस तो भी प्लांट में क्या कर सकते हैं अपन, डिजीज को प्रमोट कर सकते हैं। मतलब डिजीज आ सकती है, डिजीज के कैरेक्टर बन सकते हैं। ठीक है, तो पता चला कि जिब्रेला फुजिकुराई में कुछ केमिकल होते हैं जिसकी वजह से ये डिजीज हो रही थी। उसके बाद याबुता और हयासी ने क्या किया कि ये जो एक्सट्रैक्ट था इसको प्योर क्रिस्टल के फॉर्म में ऑब्टेन किया उसी फंगस से और फिर इसे क्या नाम दिया, जिब्रेलिन। और फिर ब्रायन और को वर्कर्स ने इसको प्योर क्रिस्टल के फॉर्म में तो लाए, साथ में इसको जिब्रेलिक एसिड का भी नाम दिया था। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ डिस्कवरी है जो आप देख लेना। नेक्स्ट है कि जिब्रेलिन करीब 100 से ज्यादा टाइप के जिब्रेलिन डिस्कवर हो रखे हैं और उनको GA1, GA2, GA3 सो ऑन GA100 ऐसे शो करते हैं। ठीक है, GA3 जो था वो फर्स्ट डिस्कवर्ड जिब्रेलिक एसिड था या जिब्रेलिन था, कोई प्रॉब्लम नहीं, जहां GA का मतलब जिब्रेलिक एसिड है। ठीक है, तो एक बार फिर रिपीट करते हैं। एक्चुअल में राइस में एक डिजीज होती थी, किसकी वजह से होती थी, फंगस जिब्रेला फुजिकुराई की वजह से। और उस जिब्रेला फुजिकुराई से जो केमिकल एक्सट्रैक्ट करके भी अपन डिजीज के कैरेक्टर प्रोड्यूस कर सकते थे, वो केमिकल जो है वो एक्चुअल में जिब्रेलिन था और वो नेचुरली भी प्लांट में होता है, किस फॉर्म में, GA3 या जिब्रेलिन कह सकते हैं अपन, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जो जिब्रेलिन की डिस्कवरी है वो बेसिकली राइस की डिजीज से रिलेटेड थी, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ते, देखो जो जिब्रेलिन का केमिकल नेचर कैसा होता है ये याद रखना, सारे जिब्रेलिन टर्पीन्स होते हैं इन नेचर में। ठीक है, क्या होते हैं, टर्पीन। और ये कुछ GA1, GA2, GA3, GA4 के क्या दे रखे हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है। नेक्स्ट देखते हैं फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ जिब्रेलिन। जिब्रेलिन के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या है, तो जो सबसे पहला है उसको अच्छे से समझना, वो है इंटरनोड इलोंगेशन। तो देखो मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं कि सपोज करो कि ये सूट वाला पार्ट है और इस वाले पार्ट से यहां से लीफ और फ्लावर निकलते हैं। ठीक है, और फिर वापस इस वाले पार्ट से लीफ और फ्लावर निकलते हैं। ठीक है, तो ये जो जहां से लीफ निकलती है ये पार्ट क्या कहलाता है, नोड। ये वाला पार्ट भी क्या कहलाएगा, नोड। और ये जो बीच का पार्ट इसे क्या कहेंगे, इंटरनोड। क्या कहते हैं, इंटरनोड। तो जिब्रेलिन की वजह से ये इंटरनोड की ग्रोथ जो होती है वो बड़ी होती है। जिब्रेलिन की वजह से अपन जेनेटिकली जो ड्राफ्ट प्लांट है उसको भी अपन जिब्रेलिन का छिड़काव करके या जिब्रेलिन स्प्रे करके उन्हें भी अपन क्या कर सकते हैं, उनके भी इंटरनोड को बड़ा कर सकते हैं। नेचुरली आपने कैबेज, पत्ता गोभी का नाम सुना है, तो उसके जो इंटरनोड होते हैं वो बहुत ही कंडेंस होते हैं और उनके पास पास में लीफ इकट्ठी होती रहती है। ठीक है, ऐसा प्लांट जिसमें इंटरनोड बहुत ही कम हो, मतलब एकदम नई के बराबर हो, जिसकी वजह से ये जो सारी लीफ जो है एक सर्कल पैटर्न में दिखने लगे, ऐसे प्लांट को कहते हैं रोजेट। अगर इस पे अपन जिब्रेलिन गिराए और इंटरनोड की लेंथ को बड़ा कर दे तो अब जो प्लांट मिला उसे कहेंगे बॉल्ट और इस इफेक्ट को क्या कहेंगे, बॉल्टिंग। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग लीफलेस इंटरनोड इज कॉल्ड बॉल्ट। अब ऑब्वियस थिंग है, इंटरनोड कितना भी लंबा हो, इंटरनोड पे तो लीफ नहीं लगते ना, तो फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग लीफलेस इंटरनोड इज कॉल्ड बॉल्ट और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, बॉल्टिंग। और इस प्रोसेस से अपन रोजेट टाइप के प्लांट को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, बॉल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ते हैं, सीड जर्मिनेशन। तो देखो सीड जर्मिनेशन क्या है, आप सब जानते हैं सीड के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो बेसिकली जिब्रेलिन सिक्रेट करता है और वो फिर एल्यूरोन जो लेयर होती है वहां पे चला जाता है और वहां पे डिफरेंट टाइप के डाइजेस्टिव एंजाइम जो होते हैं उनको उनके सिंथेसिस को एक्टिवेट करता है।
तो ये एमाइलेज, प्रोटीएज, लाइपेज। एमाइलेज स्टार्च डाइजेस्टिव एंजाइम है, प्रोटीएज प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है, लाइपेज लिपिड डाइजेस्टिव एंजाइम है, राइबोन्यूक्लियेज आरएनएज है, ठीक है। तो ये जो एंजाइम है ये फूड का डाइजेशन करेंगे, उससे एनर्जी जनरेट होगी और वो एनर्जी का काम आएगी सीड जर्मिनेशन। अगला पॉइंट भी इससे रिलेटेड ही है, क्योंकि ये सीड जर्मिनेशन करवाता है, इसका मतलब ये सीड डॉर्मेंसी को तोड़ सकता है, बड डॉर्मेंसी को भी तोड़ सकता है। डॉर्मेंसी मैंने पहले भी बोला, जैसे सीड डॉर्मेंसी का मतलब सीड के बनने से सीड के जर्मिनेट होने के बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसे सीड डॉर्मेंसी कहते हैं। अगर मुझे उसे ब्रेक करनी है, अगर टाइम से पहले ब्रेक करनी है, तो मैं जिब्रेलिन का यूज कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट है फ्लावरिंग। देखो इस चैप्टर में जब आप आगे पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि नेचुरली प्लांट क्या करते हैं, एक कोल्ड ट्रीटमेंट देते हैं अपने आप को। मतलब विंटर सीजन जो होती है उसमें कोल्ड ट्रीटमेंट मिलता है, जिसकी वजह से विंटर सीजन के जस्ट बाद में क्या आती है, स्प्रिंग, और उसमें फ्लावरिंग होती है। मतलब फ्लावरिंग से ठीक पहले उनको एक लंबा टाइम पीरियड कोल्ड ट्रीटमेंट मिला है। लेकिन अगर अपन जिब्रेलिन का छिड़काव करें या स्प्रे करें प्लांट पे, तो विदाउट उस कोल्ड ट्रीटमेंट के भी फ्लावरिंग कराई जा सकती है। बोले तो जिब्रेलिन जो है वर्नेलाइजेशन को क्या कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है। वर्नेलाइजेशन इसी कोल्ड ट्रीटमेंट को कहते हैं, अपन इसको बाद में और अच्छे से स्टडी करने वाले। नेक्स्ट जो अपने हैं वो है जो ये जिब्रेलिन जो है वो फोटो पीरियड को भी रिप्लेस कर सकता है। फोटो पीरियड क्या होता है, देखो फोटो पीरियड मतलब फ्लावरिंग के लिए प्लांट को किस ड्यूरेशन की लाइट चाहिए, लॉन्ग ड्यूरेशन चाहिए, शॉर्ट ड्यूरेशन चाहिए, या उसे ड्यूरेशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो मान लो कि एलडीपी प्लांट जो है, जो लॉन्ग डे प्लांट जो है, उन्हें लंबी ड्यूरेशन का जब अनइंटरप्टेड डे जब मिलता है तब उन्हें क्या होता है, फ्लावरिंग होती है उनमें। और वो फ्लावरिंग अपन अगर बिना शॉर्ट ड्यूरेशन में भी कराना चाहे कि भाई वहां पर नेचुरली क्या है, शॉर्ट ड्यूरेशन का ही डे मिल रहा है और फिर भी मैं फ्लावरिंग करवाना चाहूं, तो मैं क्या जिब्रेलिन का यूज कर सकता हूं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ते देखो पार्थिनोकार्पी, पहले भी देख चुके हैं कि विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट बनने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, पार्थिनोकार्पी। और इसके लिए अपन ऑक्जीन यूज करते हैं, लेकिन उसके लिए जिब्रेलिन का भी यूज किया जा सकता है और वो ऑक्जीन से ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लेते हैं साइटोकाइनिन हार्मोन, और इससे जुड़ी हुई कुछ इनिशियल डिस्कवरी देखते हैं। तो सबसे पहले जे हेबरलैंड ने यह बताया था कि प्लांट के फ्लोएम में मतलब कुछ ऐसे सॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं जो सेल डिवीजन को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। उसके बाद ओवरबीक ने बोला था कि कोकोनट वाटर जो होता है उसमें भी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो क्या कर सकती है, सेल डिवीजन को प्रमोट करवा सकती है। उसके बाद स्कोग और मिलर ने एक ऐसा ही यूजफुल सब्सटेंस सेपरेट किया जो क्या करा सकता था, सेल डिवीजन करवा सकता था। और इन्होंने ये सब्सटेंस कहां से सेपरेट किया था, ईस्ट से, ठीक है। और इस सब्सटेंस को क्या नाम दिया, काइनेटिन। क्या नाम दिया, काइनेटिन, साइटोकाइनिन नहीं। फिर लेथम ने इस काइनेटिन को क्या बोला, साइटोकाइनिन। क्या बोला गया, साइटोकाइनिन। लेथम और मिलर ने मेज के एम्ब्रियो से ही काइनेटिन जैसा एक सब्सटेंस सेपरेट किया। देखो ये जो काइनेटिन सेपरेट किया, ये तो ईस्ट तो फंगस होती है। तो हायर प्लांट में पहला नेचुरल जो, अगर ऐसा पूछे कि साइटोकाइनिन कौन सा एक्सट्रैक्ट हुआ, तो ये काइनेटिन नहीं लिख सकते। हाँ, ऐसा पूछे कि फर्स्ट सेपरेशन कौन सा हुआ, तो काइनेटिन लिख सकते हैं। लेकिन हायर प्लांट, ये तो ईस्ट है, हायर प्लांट में कौन सा हुआ, तो लेथम और मिलर ने मेज के एम्ब्रियो से G18 सेपरेट किया। देखो मेज का साइंटिफिक नाम क्या होता है, जिया मेज, तो याद रख सकते हैं, जिया मेज से G18 सेपरेट किया। तो G18 इज फर्स्ट साइटोकाइनिन फाउंड नेचुरली इन हायर प्लांट्स, ठीक है। नेक्स्ट है केमिकल नेचर। देखो हर हार्मोन के केमिकल नेचर लिखवाए गए और वो इंपोर्टेंट भी, आप अच्छे से करें। तो देखो इसका साइटोकाइनिन का केमिकल नेचर में एक तो याद रखना है कि न्यूक्लिक एसिड के डिकम्पोजिशन से बनता है और ये एमिनो प्यूरिन है। कुछ बुक में ऐसा लिखा होता है कि ये प्यूरिन डेरिवेटिव है, तो आप याद रखें, ठीक है, अच्छे से। नेक्स्ट है केमिकल नेम क्या है, तो इसका केमिकल नेम काइनेटिन 6 फरफ्यूरल एमिनो एसिड भी कह सकते हैं और 6 फरफ्यूरल एमिनो एसिड भी लिख सकते हैं। काइनेटिन आगे ना लिखे तो भी चलेगा, ठीक है। इट इज प्रेजेंट इन द पार्ट ऑफ प्लांट वेयर एक्टिव सेल डिवीजन अकर। ये अभी अपन इसके फंक्शन में देखेंगे। बेसिकली साइटोकाइनिन सेल डिवीजन करवा के सेल की ग्रोथ करवाता है, ठीक है। और जैसे कि एक्टिव सेल डिवीजन कहां कहां होता है, एपिकल सूट, एपिकल रूट, डेवलपिंग बर्ड्स, ठीक है, यंग फ्रूट्स,
साइटोकाइनिन जो है वो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट भी होता है टीआरएनए का। ये याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है, आता है कि टीआरएनए का कौन सा स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है जो एक हार्मोन भी है, तो वो कौन सा होगा? साइटोकाइनिन। ठीक है, क्या क्या इफेक्ट होते हैं साइटोकाइनिन के? तो साइटोकाइनिन का सबसे पहला इफेक्ट है सेल डिवीजन। ऑक्सीन की प्रेजेंस में साइटोकाइनिन जो एक्टिव रीजन जो होते हैं वह सेल डिवीजन करवाकर क्या कराते? ग्रोथ करवाते। ठीक है। सेकेंड है सेल इलोंगेशन। सेल इलोंगेशन ऑक्सीन भी कराता है, जिब्रेलिन भी करवाता है। साइटोकाइनिन, देखो जिब्रेलिन तो बेसिकली इंटरनोड इलोंगेशन से, उसका टिप से कोई लेना देना नहीं। तो ये जो इलोंगेशन करवाता है वो बेसिकली किसकी प्रेजेंस में कराता है? ऑक्सीन और इथाइलिन की प्रेजेंस में जो साइटोकाइनिन होता है वो सेल इलोंगेशन भी करवाता है। एक एग्जांपल दे रखा है टोबैको का। अगर टोबैको की जनरल ऑर्डिनरी जो ग्रोथ ली जाए वो और साइटोकाइनिन की प्रेजेंस में ग्रोथ से कंपेयर किया जाए तो 4 टाइम्स ज्यादा ग्रोथ होती है साइटोकाइनिन की प्रेजेंस में, सेल इलोंगेशन ज्यादा होता है। ठीक है। नेक्स्ट है सेल डिफरेंशिएशन, और यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो साइटोकाइनिन और ऑक्सीन का जो रेशियो होता है वो ये डिसाइड करता है कि जो इनिशियल सेल बनी है वो आगे सूट बनाएगी या रूट बनाएगी। तो देखो अगर साइटोकाइनिन ज्यादा और ऑक्सीन कम है तो सूट फॉर्मेशन होगा, और साइटोकाइनिन कम है और ऑक्सीन ज्यादा है तो रूट फॉर्मेशन होगा। तो ये जो ऑक्सीन साइटोकाइनिन का जो रेशियो है वो सूट और रूट डिफरेंशिएशन के लिए जरूरी होता है। ऑक्सीन ज्यादा, रूट डिफरेंशिएशन। अपन ने ऑक्सीन के फंक्शन में भी लिखा था कि ऑक्सीन क्या कराता है? रूट डिफरेंशिएट करवाता है। और साइटोकाइनिन ज्यादा तो सूट फॉर्मेशन होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ते देखो। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ एपिकल डोमिनेंस। ये भी एक अच्छा पॉइंट है। एपिकल डोमिनेंस किसकी वजह से होता है? साइटोकाइनिन की वजह से, सॉरी ऑक्सीन की वजह से होता है। और उस एपिकल डोमिनेंस के इफेक्ट को कम करना है तो 2 तरीके से कर सकते हैं, ये अच्छे से सुनना मेरी बात आप। एक तो कि एपिकल बड को क्या कर दें? कट कर दें। और दूसरा है साइटोकाइनिन का स्प्रे करके भी अपन एपिकल डोमिनेंस को क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिस्ट्रॉइंग डोरमेंसी। देखो ऑक्सीन जो था उससे ये भी एक पॉइंट अलग है। ऑक्सीन डोरमेंसी को बढ़ाता है जबकि साइटोकाइनिन जो है वो डोरमेंसी को हटाता है, डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। ठीक है। नेक्स्ट है डिलेइंग सेनिसेंस। सेनिसेंस का मतलब एजिंग, बुढ़ापा आना। ठीक है। ओल्ड लीफ का ओल्ड होकर फिर नीचे गिर जाना, ठीक है, वगैरह। तो उसमें जो एजिंग होने का प्रोसेस जो है उसे सेनिसेंस कहेंगे। ये भी अपन आगे के टॉपिक में डिस्कस करेंगे अलग से। वर्नेलाइजेशन, फोटो पीरियड, ये सेनिसेंस, ये सब आप अपने आगे के टॉपिक होंगे। तो अभी वापस आते हैं इस पे। तो सेनिसेंस को डिले करने का काम भी कौन करता है? साइटोकाइनिन। एक्चुअल में क्या होता है? सेनिसेंस बोले तो एजिंग का जो फाइनल पड़ाव आता है उससे ठीक पहले प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, इनका जो डिकम्पोजिशन होता है बहुत ही फास्ट हो जाता है। तो साइटोकाइनिन उसको स्लो कर देता है जिससे सेनिसेंस डिले हो जाता है। रोक नहीं सकता, ठीक है, एजिंग रोकी नहीं जा सकती पर उसे डिले की जा सकती है। और साइटोकाइनिन का यूज सेनिसेंस को कम करने या डिले करने के लिए जो यूज किया जाता है इसे कहते हैं रिचमंड लैग इफेक्ट। क्या कहते हैं? रिचमंड लैग इफेक्ट। तो आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे करते हैं। नेक्स्ट हार्मोन लेते हैं इथाइलिन। तो देखो इथाइलिन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एक तरह का ग्रोथ प्रमोटर और ग्रोथ इनिबिटर दोनों तरह का हार्मोन है। इसे स्पेशली ग्रोथ इनिबिटर की कैटेगरी में रखना चाहिए, लेकिन आपकी बुक में इसे ग्रोथ प्रमोटर की कैटेगरी में रखा गया है। और मैं पहले भी कह चुका हूं इसको आप दोनों कैटेगरी में रख सकते हैं, लेकिन ये मेनली ग्रोथ इनिबिटर की तरह फंक्शन करता है। जो भी है चलो स्टार्ट करते हैं। ये एकमात्र क्या है? गैसियस हार्मोन है। अगर अपन को पूछे कि जो 5 हार्मोन है उसमें से गैसियस हार्मोन का नाम बताओ तो वो कौन सा है? इथाइलिन है। और ये किसने प्रूफ किया था? आर्गेन ने। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इट इज सिंथेसाइज्ड बाय एवरी ऑर्गन ऑफ प्लांट। ऐसा कुछ नहीं है कि एपिकल पार्ट से होगा या इंटरनोड वाले एरिया में होगा या कहीं पे, ये सब पार्ट में होगा। और ये मैच्योरिंग और ग्रोइंग फ्रूट की मैच्योर करने में हेल्प करता है, उसके राइपनिंग में क्या करता है? हेल्प करता है। ठीक है। ड्यू टू गैसियस नेचर ट्रांसपोर्टेशन अकर बाय डिफ्यूजन। ट्रांसपोर्टेशन किससे होता है? डिफ्यूजन से। एक ये अच्छा क्वेश्चन आ सकता है कि इथाइलिन के कमर्शियल प्रोडक्शन या आर्टिफिशियल प्रोडक्शन बोले तो मतलब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए किस केमिकल का यूज करते हैं? तो इथेफॉन का यूज करते हैं, जो बेसिकली क्या है? 2-क्लोरो-इथाइल फॉस्फोरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला यही इथेफॉन है, यही 2-क्लोरो-इथाइल फॉस्फोरिक एसिड है।
कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ते हैं। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या है, तो सबसे पहले देखते हैं ग्रोथ पे। तो इथाइलिन जो है वो ऐसे लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ को तो सप्रेस करता है, लेकिन थिकनेस की इंक्रीमेंट में हेल्प करता है, और जो एडवेंटियस रूट होती है उसको इंक्रीज करता है। ठीक है, तो बेसिकली ये वर्टिकल ग्रोथ को तो क्या करता है, रिड्यूस, और हॉरिजॉन्टल ग्रोथ को क्या करता है, प्रमोट करता है। कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ते हैं। राइपनिंग ऑफ फ्रूट, फ्रूट की राइपनिंग के लिए जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल हार्मोन है वो कौन सा है, इथाइलिन। इसका सीधा रिलेशन होता है इथाइलिन से। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, अच्छे से। दो तरह के फ्रूट की कैटेगरी हो सकती है। एक फ्रूट की कैटेगरी वो होती है जिसके राइपनिंग के समय इथाइलिन का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है, रेस्पिरेशन की जो रेट है वो बढ़ जाती है। ऐसे फ्रूट को क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट। और कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं जिसके राइपनिंग के समय ना तो इथाइलिन प्रोडक्शन बढ़ता है ना ही ये रेस्पिरेशन बढ़ता है, उसे अपन कहेंगे नॉन क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट। ठीक है, ये आपकी बुक में नहीं दे रखा, पर मैं चाहूंगा आप दोनों नोट कर ले। ये तो दे रखा है क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट वाला। एग्जाम्पल क्या होंगे इसके, एप्पल, बनाना, टोमेटो। जबकि इसके क्या होंगे, सिट्रस फ्रूट जो भी होते हैं, ऑरेंज, ठीक है, वगैरह, और ग्रेप्स। ठीक है, नेक्स्ट है इफेक्ट ऑन फ्लावरिंग। तो देखो जनरली तो जो इथाइलिन जो होता है वो फ्लावरिंग को रिड्यूस करता है, बोले तो फ्लावर के नंबर में कमी लाता है। लेकिन कुछ प्लांट में ये क्या करता है, फ्लावरिंग को इंक्रीज भी करता है। और वो प्लांट कौन से, मैंगो और पाइनएप्पल। और ये स्पेशली फीमेल फ्लावर के नंबर को क्या करता है, बढ़ाता है। कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ते हैं। एप्सिसन और सेनिसेंस दोनों को पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, और इथाइलिन इन दोनों को ही क्या करता है, प्रमोट करता है। सेनिसेंस जल्दी करता है, या सेनिसेंस के समय ये रेस्पॉन्सिबल होता है, और एप्सिसन में भी ये क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, ये दोनों टॉपिक मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, आपको अलग से करवाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ABA, एब्सिसिक एसिड। तो वेरिंग करके एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, एसर प्लांट की लीफ से क्या किया, एक सब्सटेंस, ग्रोथ इनहिबिटिंग सब्सटेंस सेपरेट किया और इसे डोरमिन नाम दिया। क्या नाम दिया, डोरमिन। और ठीक ऐसे कैसे एडिकोट ने भी कॉटन से ऐसा ही ग्रोथ इनहिबिटिंग सब्सटेंस सेपरेट किया जिसे एप्सिसिन नाम दिया। बाद में पता चला ये दोनों सेम ही है और उसे एब्सिसिक एसिड नाम दिया गया। ठीक है, ये उसका फॉर्मूला है एब्सिसिक एसिड का। और ये जो है ये अपने क्या कहते हैं, कैरोटीनॉइड्स के डीकंपोजिशन से बनता है। किससे बनता है, कैरोटीनॉइड के डीकंपोजिशन से बनता है। और कैरोटीनॉइड के डीकंपोजिशन के समय उसमें से वाटर रिमूव हो जाता है और क्या बन जाता है, एब्सिसिक एसिड। ये इसका क्या है, स्ट्रक्चर। एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं, यहाँ पर बुक में एक तो यहाँ COH नहीं दे रखा, गवर्नमेंट बुक की बात कर रहा हूं, यहाँ COH नहीं दे रखा, जबकि इसमें COH आएगा। एक कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रेजेंस की वजह से ही ये क्या कहलाता है, एब्सिसिक एसिड कहलाता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पे भी हाइड्रोजन दे रखा है, तो हाइड्रोजन तो यहाँ पर भी है, तो हाइड्रोजन को कभी भी ऐसे अलग से शो करने की कोई नीड नहीं है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है ABA का, ये उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और वो किससे बनता है, कैरोटीनॉइड के डीकंपोजिशन से बनता है। ठीक है, अगर आप लोग भूले नहीं है, कैरोटीनॉइड्स कहां होता है, प्लांट की लीफ में होता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में है। ठीक है, तो ये अपने आप नोट कर लीजिए, फिर अपन इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट वगैरह डिस्कस करते हैं। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ABA। तो देखो सबसे पहले तो ये एक क्या है, ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन है, और इसलिए ये सारे काम ऐसे ही करेगा जो इनहिबिट करेंगे। तो देखो एब्सिशन ऑफ लीफ को ये क्या करता है, इंक्रीज करता है, क्योंकि वो तो क्या होगा, अलग होना, ग्रोथ तो नहीं हो रही ना, अब उसको गिराना है। और डोरमेंसी को क्या करता है, बढ़ाता है, और सेनिसेंस को भी बढ़ाता है, बोले तो एजिंग को क्या करता है, बढ़ाता है। तो ये तीन काम जो है ये क्या करता है, इंक्रीज करता है। सेनिसेंस को इंक्रीज करता है, एब्सिशन को इंक्रीज करता है, डोरमेंसी को इंक्रीज करता है, ग्रोथ को ये रिड्यूस करेगा, और ट्रांसपिरेशन को भी ये रिड्यूस करेगा। ये 5 इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है। और 6th है कि ये स्ट्रेस हार्मोन की तरह बिहेव करता है, जो अभी अपन डिस्कस करते हैं। 2 और क्वेश्चन है इसके, उससे समझाने से पहले मैं फिर समझा देता हूं। ये सारे पॉइंट आप 1 by 1 हेडिंग डाल के आगे एक एक लाइन लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये सारे टॉपिक, ये स्पेशली ऊपर वाले 3, ये अपन मैं बार बार रिपीट कर चुका हूं, आगे करेंगे। ठीक है, अगला जो लास्ट पार्ट होगा इस चैप्टर का, उसमें यही टॉपिक स्टडी करना है। एक देखो ABA एंटी ट्रांसपेरेंट होता है। तो ABA क्या करता है, अगर उसके लीफ के ऊपर उसके स्प्रे कर दें, या प्लांट नेचुरली भी जब स्ट्रेस कंडीशन आती है तो इसकी अमाउंट को इंक्रीज करती है, और वो क्या करते हैं, स्टोमेटा को पार्शियली क्लोज कर देता है।
और इससे ट्रांसपीरेशन में क्या आती है, कमी आती है। तो अगर पूछे कि कौन सा हार्मोन एंटी ट्रांसपीरेंट के फॉर्म में यूज किया जाता है तो कौन सा, एबीए। कोई प्रॉब्लम नहीं, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं कि एबीए एज स्ट्रेस हार्मोन, ठीक है, राइट अ शॉर्ट नोट्स। तो देखो, इन एडवर्स और स्ट्रेसफुल कंडीशन सच एज सेक्रेसी ऑफ वाटर, मतलब पानी कम हो या फिर और भी कोई अनफेवरेबल कंडीशन हो जिस समय प्लांट ग्रो नहीं कर पाए अच्छे से, उस समय प्लांट में एबीए का अमाउंट इंक्रीज होता है और प्लांट को ये प्रिपेयर करता है एडवर्स कंडीशन से फाइट करने के लिए। अब कैसे करेगा वो सुनना। पहला तो ये क्या करेगा, स्ट्रोमेटा को क्लोज कर देगा, जिससे ट्रांसपीरेशन कम होगा तो वाटर का लॉस कम होगा। आगे भी प्लांट के पास क्या नहीं है, वाटर नहीं है, तो ट्रांसपीरेशन में जो वाटर का लॉस हो रहा है उससे ये क्या कर देगा, रिड्यूस। दूसरा ये क्या करता है, डोरमेंसी को बढ़ाता है। अब डोरमेंसी को बढ़ाने से क्या फायदा होगा, देखो अगर इस समय सीड जर्मिनेट हो जाए या बर्ड फ्लावर में कन्वर्ट हो जाए तो वो अच्छे से डेवलप तो हो नहीं पाएंगे क्योंकि एडवर्स कंडीशन है। तो ये डोरमेंट पीरियड को उस स्ट्रेस कंडीशन में बढ़ाता ही जाता है, जिससे तब तक ये ऐसा रहता है जब तक कि फेवरेबल कंडीशन नहीं आ जाती, ठीक है। तो इंक्रीज डोरमेंसी सो फर्दर डेवलपमेंट एंड जर्मिनेशन अकर इन फेवरेबल कंडीशन। इस तरीके से ये प्लांट को क्या करता है, अनफेवरेबल कंडीशन या स्ट्रेसफुल कंडीशन को फेस करने में क्या करता है, हेल्प करता है। इसी के साथ अपन आज के इस वीडियो के पार्ट को एंड करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।